हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल। आज हालात थोड़े बदले हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कुछ एरियल अटैक्स किए जिन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप सभी ठीक हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, प्लीज़ मेक श्योर आप किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, किसी भी तरह की पैनिक बाइंग ना करें जहाँ से कहीं ना कहीं बाकी जनता के ऊपर भी इसका असर पड़े। मेक श्योर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। इस पूरी जो अभी सिनेरियो चल रहा है, केस चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाना, जहां पर मेक श्योर आप कोई भी जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं बिना वेरीफाई करे ना शेयर करें। मैं आज सोशल मीडिया देख रहा था तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें हाउ इंडिया इज न्यूट्रलाइजिंग दी दीज एरियल थ्रेट्स। इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर करके लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप जिम्मेवार नागरिक हैं, आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को डिस्करेज करें। पहली चीज, इससे पैनिक तो क्रिएट होता ही होता है। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि आप दुश्मन को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे लोकेटेड है। तो मेक श्योर आप ऐसे लोगों को डिस्करेज भी करें एंड मेक श्योर आप ऐसी किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें, बिकॉज ये अगर हमारे एनिमीज के पास जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की सेफ्टी के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कर रहा है उसको वो कॉम्प्रोमाइज करता है, उसकी लोकेशन को कहीं ना कहीं शोकेस करता है। तो मेक श्योर आप ऐसे कोई भी हरकत के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। दूसरी बात यह है कि आजकल एक चलन है व्यूज का चलन इन द सेंस कि लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं। मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स को यह कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसी किसी भी वीडियो के साथ आप ना जुड़ें जो फालतू में कोई पैनिक क्रिएट कर रहे हो, जैसे न्यूक्लियर वॉर में कैसे बचें या न्यूक्लियर वॉर में कौन से ऐसे एरिया हैं जो सेफ हैं, बिकॉज ये अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जस्ट फॉर व्यूज। और यहां पर आप अभी देश के साथ खड़ने का समय है आपका, आप व्यूज के पीछे मत भागिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आप ये कह सकते हो कि यूट्यूबर्स हैं जो आज की डेट में ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। जहां पर आपको इतने सारे लोग व्यू करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं, उनके अंदर आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं एक तरह का। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजों को डिस्करेज करें, ऐसी चीजों को फॉलो मत करें। फिलहाल आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा गवर्नमेंट सोर्स या आपके कोई लोकल वेरीफाइड सोर्स हो, जैसे आपकी लोकल अथॉरिटीज ने कोई इंफॉर्मेशन जारी की हो, आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि आज की डेट में मिस इंफॉर्मेशन कैन लीड टू मेजर ट्रेजेडी। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप बने। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां पर अपने पास 3 मेजर आर्टिकल्स हैं डिस्कस करने के लिए। पहला आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सेकेंड आर्टिकल ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच का एक इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो कि इनिशिएटिव है। एंड यहां पर लास्ट में हम बात करेंगे नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन। तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिसेंटली पहलगाम में एक हिनियस क्राइम पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स ने कंडक्ट किया था, जहां पे हमारे इंडिया के जो मासूम लोग थे उनको टारगेट किया गया था। अब 22 अप्रैल को इस तरह की ये टेरर एक्टिविटी को, कायराना हरकत को जो अंजाम दिया गया था, उसका रिवेंज के तौर पे इंडिया ने 9 टारगेट्स को सिलेक्ट करके पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनको न्यूट्रलाइज किया। अब ये थर्ड मेजर रिटेलिएशन है, मिलिट्री रिटेलिएशन। आपने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, आपने 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, एंड 2025 में अभी हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए इस ऑपरेशन का जो नाम है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जहां पर ये जो पहलगाम में अटैक हुआ था तो उसमें वुमेन्स के हस्बैंड्स को टारगेट किया गया था। तो इंडियन आप ये कह सकते हैं कस्टम के अंदर, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर सिंदूर का जो महत्व है उसको दर्शाता है ये आपका जो ये ऑपरेशन है। अब इसमें किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो मिर्च मसाला आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये समझना होगा कि क्या क्या चीजें हमने यूज की हैं और किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं।
तो देखिए, सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जहां पर हमने पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। दूसरी चीज, हमने सिविलियन पॉपुलेशन को भी यहां पर टारगेट नहीं किया। हमने यहां पर एयर स्पेस को भी वायलेट नहीं किया था, अपने विद इन इंडिया की एयर स्पेस से इन सभी टारगेट्स को कंडक्ट किया। अब बात की जाए तो यहां पर पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर स्थित 6 से 100 किलोमीटर के बीच के एरिया को हमने, जो टेरर ग्रुप्स जहां पर ऑपरेट कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया। चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की बात हो, लश्कर तैयबा की बात हो, या जैश ए मोहम्मद की बात हो। तो 7 मई की रात को, मतलब 7 और 8 मई के बीच की जो रात थी, उसमें 1:05 से लेके 1:30 यानी 25 मिनट का यह ऑपरेशन चला, जिसमें पहला जो सिस्टम यूज किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, वो है स्कैल्प। स्कैल्प बेसिकली एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से बनाई गई एक मिसाइल, आपकी मिसाइल है, जो कि सबसोनिक स्पीड की है। सबसोनिक मतलब कि ये साउंड की स्पीड से थोड़ी कम स्पीड रखती है। तो इसकी स्पीड है 0.8 मैक, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी एक क्रूज मिसाइल है, एंड इसमें हाई एक्यूरेसी, स्टील्थ कैपेबिलिटी एंड काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब दूसरी जो मिसाइल यूज की गई है, दैट इज हैमर। हैमर आपकी एयर टू ग्राउंड आप ये कह सकते हो कि मिसाइल है, जिसमें इसे बिल्ड किया गया था सेफ्रॉन ग्रुप के द्वारा, जो फ्रांस की है। एंड ये कहीं ना कहीं रफ ट्रेन या कोई ऐसा बंकर वगैरह होता है, उसको तोड़ने के लिए यूज की जाती है। राफेल जेट से इसे लॉन्च किया गया था, एंड कहीं ना कहीं इसमें अप टू 70 किलोमीटर तक की, आप ये कह सकते हो, रेंज आपको देखने को मिलती है। जो तीसरा मेजर वेपन हमने यूज किया होगा, वो हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल हो। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड ये एक क्रूज मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड पे आती है, यानी 3 मैक प्लस इसकी स्पीड कही जाती है। एंड इसमें सरफेस टू सरफेस कैपेबिलिटी है, एयर लॉन्च कैपेबिलिटी है, तो सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। अभी जो लेटेस्ट वेरिएंट इसका हम बना रहे हैं, तो अप टू 800 किलोमीटर की उसकी रेंज है। वैसे अभी ऑपरेशनल रेंज 400 प्लस किलोमीटर की है, तो ये आपको याद रखनी है। देन इसके अलावा मिटोर आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 35 किलोमीटर जो है, इसके बियॉन्ड ये हिट कर सकती है। तो दैट इज देयर। तो ये 4 मेजर आपके डिफेंस वेपन जो रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये इसके साथ साथ आप लिटोरिंग म्यूटेशन के बारे में भी आप समझ लीजिए कि ये एक टाइप का आपका ड्रोन है, जो आप ये कह सकते हो कि एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज के साथ आता है, वॉरबिट के साथ आता है। एंड इसमें आप ये कह सकते हो कि प्रिसीजन काफी हाई रहता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, एंड रियल टाइम बेसिस पे टारगेट को हिट किया जा सकता है। इसमें सर्वेलेंस की भी कैपेबिलिटी है और अटैक की भी कैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर हम इंडिया इसरो के बारे में इंडिया के इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की, जिसका नाम था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब यहां पर इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है क्या। तो यहां पर आने वाले समय में हम मिलके ह्यूमन या मैन मिशन को लेके, या आप कह सकते हो कि लॉन्च करेंगे, और इसमें जो स्पेस स्टेशन है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, उसके ऊपर भी हमारे कुछ, आप ये कह सकते हो कि पॉइंट्स और विचारधारा मैच करती है। जैसे अगर आपको पता हो, भारत 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करना चाहता है। तो यहां पर हमारा फोकस क्या है कि इसमें हम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ले सकते हैं, प्लस यहां पर हम जैसे कार्गो डिलीवरी सपोर्ट या बेस जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसकी यूटिलाइजेशन के लिए आपस में कोऑर्डिनेट कोऑपरेट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ ये ज्वाइंट डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस है, चाहे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात हो या कार्गो रिटर्न सर्विसेज की बात हो। तो इन सब के अंदर आपस में कोलैबोरेशन के ऊपर हमारा फोकस है। अब यहां पे की फोकस एरिया क्या रहा, जैसे ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, लूनर और प्लैनेटरी मिशन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, स्पेस स्टेशन या डीप स्पेस हैबिटेशन के ऊपर फोकस करना, स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंकरेज करना, एंड यहां पर गवर्नेंस और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना पूरे स्पेस मिशंस के लिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, जो अभी रिसेंटली आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है। अब कॉन्फ्रेंस का नाम एक बार फिर से बता रहा हूं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर याद रखना कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ये, जहां पर पॉलिसी डायलॉग्स को हम प्रमोट करते हैं कि कैसे
हम बेटर कोऑर्डिनेट कर सके ग्लोबल लेवल पे स्पेस प्रोग्राम्स को लेके। तो ये इंडिया की इसरो को होस्ट करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के साथ। तो यहां पे अभी इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी की बात करें तो जिस तरह से आपको इंडिया की लीडरशिप देखने को मिलती है कि इंडिया ग्लोबल साउथ में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है स्पेस टेक्नोलॉजी में। ऑल्दो चाइना भी काफी अच्छी कैपेबिलिटीज रखता है, बट यस इंडिया के पास भी काफी अच्छी खासी कैपेबिलिटीज है। अब हमारा जो स्पेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव है, जहां पर हम वुमेन या स्टार्टअप्स या लाइक सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं साथ लेके चलने की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इनसैट सीरीज की जो सैटेलाइट्स हैं या जो हम टेलीमेडिसिन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का एक मेजर रोल आपको देखने को मिल जाता है। हम नासा के साथ वेरियस ओकेजन्स पे पार्टनरशिप कर चुके हैं एंड इवन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी हमारे यहाँ पर काफी सारा जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज करता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अभी फिलहाल के लिए चंद्रयान 3, मार्स ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1, 2 ये कुछ हमारे हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं। आने वाले समय में हमारा जो फोकस है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तर्ज पे अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, मैन मिशन मून पे लेके जाना, गगनयान मिशन को लॉन्च करना, शुक्रयान, ऐसे कई सारे हमारे मेजर फोकस है। एक नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें आपको इंडिया की तरफ से देखने को मिल जाती हैं। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की। एंड इस आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि यूनियन कैबिनेट जो कि जिसको चेयर किया था यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने की बात की है और यहां पर नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बनाया जाएगा फॉर स्किलिंग। ऐसे 5 इंस्टीट्यूशन आपके बनेंगे और ओवरऑल स्कीम के लिए 60,000 करोड़ को हम निवेश करेंगे वोकेशनल एजुकेशन और स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। अब यहां पर यह कहा गया है कि भाई देखो हम अपग्रेड करेंगे 1000 से ज्यादा इंडिया के अंदर आईटीआई इंस्टीट्यूशन है उनको, और इनमें से 5 हम नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे या एस्टैब्लिश करेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी ये हो सकते हैं। इसमें थर्ड जनरेशन हम आप ये कह सकते हो कि थर्ड जनरेशन आईआईटीज के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पर तिरुपति, पलक्कड़, भिलई, जम्मू, धारवाड़ ऐसे एरिया में हम कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे आईआईटीज के अंदर, जैसे जिससे यूजीसी, पीजी, पीएचडी ऐसे प्रोग्राम्स को हम लॉन्च कर सकें, जहां पर आप अप्रोक्सीमेटली मोर देन 6000 स्टूडेंट्स को केटर कर पाएंगे और मोर देन 130 जॉब्स आपकी क्रिएट होंगी एज अ टीचर्स। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारा पूरा फोकस रहेगा कि कैसे हम बी फेज के अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं जैसे रिसर्च पार्क्स की, लैब्स की, इनके ऊपर फोकस करेंगे। ओवरऑल यहां पर इसके कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन 11,000 करोड़ के आसपास रहने वाली है। ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम रहने वाली है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा इसमें पे करेगी। जो आईटीआईज हैं ये 1950 में आपकी क्रिएट की गई थी एंड ये ऑपरेट करते स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। अभी आपके पास आईटीआईज की बात करें तो मोर देन 1000 आईटीआईज आपको गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं और इसमें से हम फोकस कर रहे हैं कि कुछ 5 को हम नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पे क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक तो हमारा फोकस है कि आउटकम बेस्ड हम किसी मॉडल को डेवलप करें ताकि इंडिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकें। साथ के साथ जो इंडस्ट्रीज के साथ जो गैप देखने को मिलता है, तो इंडस्ट्रीज के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो कोर्सेज हैं उनको इंडस्ट्रियल नीड्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रीमलाइन किया जा सके। एंड यहां पर हम कोशिश इस बात पे भी करेंगे कि जो स्किल मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिले एंड एजुकेशन और जो डिमांड है उसके बीच में किसी भी तरह का गैप ना हो और जो वर्कफोर्स यहां से जनरेट हो वो एम्प्लॉयबल हो, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रेडी हो, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो अभी क्या कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो सेंटर स्टेट अपने अपने शेयर देंगे, इंडस्ट्रीज भी इसमें आ सकती है, साथ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं एंड यहां पर नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा। कहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। टारगेट ये है कि 20 लाख से ज्यादा यूथ को हम ट्रेन करेंगे एंड प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज ट्रेनिंग भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमारे मेजर सेक्टर्स रहेंगे। अब अगर हम इसके ऊपर फोकस कर पाए
तो इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जहां पर हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम इसको बेटर वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड स्किल री इन्फोर्समेंट के थ्रू हम कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस कर पाएंगे। साथ के साथ अगर स्किल डेवलपमेंट अच्छा होता है तो इससे इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग कर पाएगा एंड हम ब्रिज कर पाएंगे गैप जो आज की डेट में इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे हम आईटीआईज को ट्रांसफॉर्म्स कर सकें, और ट्रांसफॉर्म करने के साथ हमारा फोकस ये भी है कि हम यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इन्हांस कर सके। तो ये वो 3 आर्टिकल्स हैं जो आपको आज पढ़ने थे। एंड प्लीज मेक श्योर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की है जिसमें मैंने कहा है कि भाई कैसे भी आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें, आप उसके ऊपर जरूर से अमल करना। बिकॉज अभी जो सिचुएशन है इसमें मिस इंफॉर्मेशन को फैलाना भी उतना ही गलत है जितना दुश्मन का साथ देना। तो मेक श्योर आप किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो एप्रोप्रिएट ना हो उसको शेयर ना करें, जिससे किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सिस्टम्स के ऊपर आप भरोसा रखिए। वी आर इन सेफ हैंड। आप ये मान के चलो कि इंडियन आर्मी हमारी जनता को कुछ नहीं होने देगी। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।